हेलो बच्चों, ये विलियन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम विलियन की परिभाषा, विलियन के प्रकार और विलियन के सांद्रता को व्यक्त करना ये विस्तार से देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम विलेयता, जिसके अंदर ठोसों की द्रव्य विलेयता की निर्भरता, जो विलेय विलायक की प्रकृति, ताप, दाब आदि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त गैसों की द्रव्य विलेयता व इसे प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, दाब का प्रभाव और दाब के प्रभाव के अंतर्गत ही हेनरी नियम और हेनरी नियमों के अनुप्रयोग को हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त ताप का प्रभाव, ये भी गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करता है। इसके पश्चात द्रव्य विलयनों का वास्ताव, जिसके अंतर्गत द्रव द्रव विलयनों का वास्ताव और ठोस द्रव विलयनों का वास्ताव को हम देखेंगे और इनके संदर्भ में राउल्ट नियम को भी हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन जो दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक के स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांक के स्थिर क्वाथी का अध्ययन करेंगे। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। प्रथम हम देखते हैं विलेयता। यदि विलेयता की बात करें तो निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। यदि विलायक की निश्चित मात्रा लेकर उसमें विलेय पदार्थ को हम घोलते जाएं तो अधिकतम दिए गए ताप पर जितना विलेय घोला जा सकता है वह उसकी विलेयता कहलाती है। यदि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सर्वप्रथम नंबर 1, ठोस की द्रव्य विलेयता की यदि बात करें तो विलेयता को ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक तथा मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। यह निम्न पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम ठोसों की द्रव्य विलेयता विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। एक विलेय विलायक में अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया समान होने पर घुल जाता है, अतः समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान प्रकृति के विलेय समान प्रकृति के विलायक के अंदर ही घुलते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो सोडियम क्लोराइड जल में, सोडियम क्लोराइड जो आयनिक या पूर्ण ध्रुवीय यौगिक है वो जल में आसानी से विलेय हो जाता है, जबकि अध्रुवीय विलेय जैसे नैप्थलीन में एंथ्रासीन अध्रुवीय विलायक बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। यदि हम इसका उल्टा करें, सोडियम क्लोराइड को यदि बेंजीन में घोलें तो यह बेंजीन में अविलेय होता है। इसी प्रकार से अध्रुवीय विलेय नैप्थलीन व एंथ्रासीन को ध्रुवीय विलायक जल में यदि घोले तो यह जल में नहीं घुलता है। ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। सामान्यतः विलेय को विलायक में मिलाने की प्रक्रिया विलीनीकरण होती है, जिसके परिणामस्वरूप विलयन बनता है और विलयन की क्रिस्टलीकरण से पुनः विलायक व विलेय बनते हैं। साम्य की स्थिति में विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाती है। विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होने पर, अर्थात गतिक साम्य होने के कारण ला-सातैलीय नियम से यदि विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी अर्थात डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, अर्थात और अधिक विलेय विलायक में विलेय हो सकता है। और यदि यह ऊष्माक्षेपी अर्थात डेल्टा इज लेस देन 0 तो विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, अतः दाब परिवर्तन से ठोस की द्रव्य विलेयता सामान्यतः अप्रभावित रहती है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही असंपीड्य होते हैं, इसलिए दाब परिवर्तन से ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मानक ताप दाब NTP पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं।
तो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसे निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, गैस की प्रकृति। सामान्यतः विलयन में आयनित होने वाली या विलायक से क्रिया करने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है। उदाहरण के लिए HCl को जब जल में विलय किया जाता है तो यह H+ और Cl- आयन में टूट जाती है। इसी प्रकार से NH3 को जल में घोलने पर यह जल के साथ में क्रिया करके NH4OH या NH4+ और OH- आयन बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप HCl और NH3 की जल में विलेयता अधिक होती है। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक विलायक की प्रकृति। तो सामान्यतः ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती है। उदाहरण के लिए HCl जो पूर्णतः ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलेय होती है। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक दाब का प्रभाव। यदि दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब बढ़ाने पर विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने व टकराने की दर बढ़ जाती है। अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है, सामान्यतः जब हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट किया तो इसके परिणाम स्वरूप इकाई आयतन में गैसीय कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इनकी विलयन की सतह से टकराने और विलयन में प्रवेश करने की दर बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। द्रव में गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी ने एक नियम की सहायता से स्पष्ट किया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती X या P बराबर KHX, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक और X विलयन में गैस का मोल अंश तथा P गैस का आंशिक दाब। यहाँ KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। यदि हम प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे और इसके लिए KH का मान जितना अधिक होगा, X अर्थात विलयन में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। N2O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है और KH का मान बढ़ने से द्रव में गैसों की विलेयता घटती है। अतः ताप बढ़ाने पर द्रव में इन गैसों की विलेयता घटती है। इसी कारण से जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक रहता है, क्योंकि अधिक ताप पर द्रव में गैसों की विलेयता कम होती है, जिसके कारण जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता कम हो जाती है। इसलिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना जीवों के लिए अधिक आरामदायक रहता है। नेक्स्ट, गैस का आंशिक दाब व गैस के मूल अंश के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इस रेखा का ढाल हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्राफ को देखें तो गैस का आंशिक दाब और विलयन में गैस के मूल अंश के मध्य में ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है और इस रेखा का ढाल हेनरी स्थिरांक KH के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। यदि हेनरी नियम के अनुप्रयोगों की बात करें तो हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी नियम के दूसरे अनुप्रयोग की यदि बात करें तो गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों के रक्त में उच्च बाहरी दाब के कारण श्वसन गैस घुल जाती है। सतह की ओर आने पर दाब कम होने के कारण ये घुली हुई गैस तेजी से बाहर निकलती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और यह केशिकाओं में रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। और बैंड्स की जो स्थिति होती है यह पीड़ादायक एवं जानलेवा होती है। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो इससे बचाव के लिए गोताखोरों द्वारा हीलियम से तनु की गई वायु को श्वसन हेतु प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न गैसों का संगठन हीलियम जिसमें 11.7%, नाइट्रोजन जिसमें 56.2%,
और ऑक्सीजन 32.1% होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हेनरी नियम के तीसरे अनुप्रयोग की बात करें तो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों से कम होता है। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं आरोग्यों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसके कारण वह कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती जाती है। इस कारण से ऑक्सीजन की सांद्रता मैदानी स्थानों की तुलना में ऊंचाई वाले स्थानों पर कम होती है। तो इन स्थानों पर रहने वाले लोग और जो आरोग्य होते हैं उनके रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। यह आपको याद रखना है। द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाला चौथा कारक ताप का प्रभाव। यदि ताप के प्रभाव की बात करें तो गैसों की घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात गैसों के द्रव में घुलने के दौरान घुलने की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अतः लासातैलीय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। लासातैलीय नियम के अकॉर्डिंग किसी साम्य पर सांद्रता ताप दाब का प्रभाव डालने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव कम या दूर हो सके। क्योंकि ताप बढ़ने पर गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण वह विलयन से बाहर निकलने लगते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। यदि द्रवीय विलयनों की बात करें तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक तो द्रव हो परंतु विलेय गैस द्रव ठोस हो द्रवीय विलयन कहलाते हैं। यदि वाष्प दाब की बात करें तो द्रव वाष्प साम्य अवस्था में, अर्थात द्रव के वाष्प में बदलने और वाष्प के द्रव में बदलने की दर इक्वल हो जाती है, यह स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहलाती है। तो द्रव वाष्प साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। नेक्स्ट, वाष्प दाब अंतराण्विक बल बढ़ने पर घटता है। अवयवी कणों के बीच में यदि आकर्षण बल बढ़ता है तो इसके परिणामस्वरूप उनके विलयन की सतह से बाहर निकलने, विलयन से बाहर निकलने अर्थात वाष्पित होने की दर कम हो जाती है और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसीय कणों की विलयन की सतह से बाहर निकलने की दर या विलेय कणों की विलयन की सतह से बाहर निकलने की दर बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अब सबसे पहले इसके अंतर्गत बात करते हैं द्रव्य विलयनों के संदर्भ में हम बात करते हैं सर्वप्रथम द्रव विलयनों का वाष्प दाब। यदि द्रव विलयनों के वाष्प दाब की बात करें, माना दो वाष्पशील द्रव ए व बी से बने विलयन में इनके वाष्प दाब क्रमशः पी ए व पी बी तथा इनके मोल अंश क्रमशः एक्स ए व एक्स बी है। तो द्रव विलयनों के लिए सर्वप्रथम राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यह द्रव विलयनों के लिए राउल्ट नियम कहलाता है। अतः इसके अनुसार अवयव ए के लिए ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश एक्स ए के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। यहाँ पी ए नॉट शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब है, यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार बी द्रव के लिए राउल्ट नियम से बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश एक्स बी के समानुपाती होता है, या पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब है। डाल्टन के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। विलयन में जितने भी अवयव होते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अतः पी टोटल बराबर, चूंकि विलयन में दो ही अवयव है ए और बी, तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। पी ए व पी बी के मान रखने पर, चूंकि पी ए का मान पी ए नॉट एक्स ए था, पी बी का मान पी बी नॉट एक्स बी था, तो पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, या पी टोटल बराबर, चूंकि
x से, चूँकि विलयन में सभी अवयव के मूल अंशों का योग 1 होता है। अब चूँकि विलयन में दो ही अवयव है a और b, a का मूल अंश x है और b का मूल अंश x भी है, तो x से 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा। अतः p टोटल बराबर 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इससे हम ये कह सकते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब को उसके किसी भी घटक से संबंधित किया जा सकता है। जैसा कि आरेख से भी स्पष्ट है, विलयन में घटकों के मूल अंश और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि यदि एक घटक का मूल अंश 1 है तो दूसरे घटक बी अवयव का मूल अंश 0 होगा। उस स्थिति में कुल वाष्प दाब पी ए नॉट के बराबर होगा। और इसके अपोजिट, यदि ए घटक का मूल अंश 0 है और बी घटक का मूल अंश 1 है, उस स्थिति में कुल वाष्प दाब बी अवयव के वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी बी नॉट के बराबर होगा। यदि वाष्प अवस्था में संगठन की बात करें, यदि वाई ए व वाई बी क्रमशः ए व बी के वाष्प अवस्था में मूल अंश है तो डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब के नियम से, आंशिक दाब के नियम से पी ए बराबर वाई ए इंटू पी टोटल, ये डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम है। या गैसीय अवस्था में ए घटक का मूल अंश वाई ए बराबर पी ए अपॉन पी टोटल। इसी प्रकार से पी बी बराबर वाई बी इंटू पी टोटल या वाई बी बराबर पी बी बटे पी टोटल के अनुपात के बराबर होता है। सामने तक कोई आई व अवयव की बात करें तो आई व अवयव का वाष्प दाब पी आई बराबर, आंशिक वाष्प दाब पी आई बराबर वाई आई इंटू पी टोटल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राउल्ट नियम वर्सेस हेनरी नियम। तो यदि राउल्ट नियम की बात करें, राउल्ट नियम के अनुसार राउल्ट ने द्रव द्रव विलयनों या ठोस द्रव विलयनों के संदर्भ में अपना नियम दिया था। इसके अकॉर्डिंग द्रव द्रव विलयनों में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। जबकि हेनरी के अनुसार, हेनरी ने अपना नियम गैस द्रव विलयनों के संदर्भ में दिया था कि गैस की द्रव में विलेयता, अर्थात गैसों का द्रव विलयन में मूल अंश उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यदि गणितीय रूप में की बात करें तो राउल्ट नियम के गणितीय रूप पी आई बराबर पी आई नॉट एक्स आई और हेनरी नियम का गणितीय रूप पी बराबर के एच इंटू एक्स, जहाँ पी आई नॉट शुद्ध अवस्था में आई घटक का वाष्प दाब है जबकि के एच हेनरी नियतांक है। तो राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है जब के एच का मान पी आई नॉट के बराबर हो जाए, के एच का मान पी आई नॉट के बराबर हो जाता है। में द्रव्य विलयनों के अंदर दूसरा आता है ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। यदि ठोस द्रव विलयनों के वाष्प दाब की बात करें तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से बने विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक से कम होता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी का कारण सतह का विलायक के अणु से घिरा भाग का कम हो जाना है। सामान्यतः अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के अणु से घिरा भाग कम हो जाता है क्योंकि कुछ सतह विलेय कणों द्वारा घेर ली जाती है। विलायक के वाष्प दाब में कमी अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। अर्थात जितनी ज़्यादा मात्रा में हम अवाष्पशील विलेय विलायक के अंदर मिलाएंगे, वाष्प दाब में कमी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ये ठोस द्रव विलयनों के संदर्भ में राउल्ट का नियम है। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब x1 इसका मूल अंश है, P1 नॉट इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो तो राउल्ट नियम से P1 समानुपाती x1 या P1 बराबर P1 नॉट x1, जहाँ P1 नॉट शुद्ध अवस्था में घटक 1 अर्थात विलायक 1 का वाष्प दाब है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आदर्श एवं अनादर्श विलयन। यदि आदर्श एवं अनादर्श विलयन की बात करें तो माना विलयन दो अवयव A और B से बना है। तो सबसे पहले आदर्श और अनादर्श विलयन की तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात P टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, ये तो डाल्टन नियम के अकॉर्डिंग है।
और उसमें इसमें राउल्ट नियम को फॉलो करें तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होगा। यदि अनादर्श विलयन की बात करें तो वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाता है। अर्थात पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी या पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। दूसरे अंतर की यदि बात करें तो इनमें ए तथा बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के समान होता है। यदि आदर्श विलयन की बात करें तो इसमें विलायक तथा विलेय के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल के समान होता है। जबकि अनादर्श विलयन की यदि बात करें तो इनमें ए तथा बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के समान नहीं होता। अर्थात विलायक तथा विलेय कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण विलायक कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण के समान नहीं होता। इस तरह के विलयन अनादर्श विलयन होते हैं। यदि तीसरे अंतर की बात करें तो आदर्श विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा मिश्रण H शून्य होता है। डेल्टा मिश्रण H बराबर 0 अर्थात विलयन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। जबकि अनादर्श विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा मिश्रण H शून्य नहीं होता अर्थात डेल्टा मिश्रण H नॉट इक्वल टू 0 अर्थात विलयन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यदि चौथे डिफरेंस की बात करें तो आदर्श विलयन बनने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है अर्थात डेल्टा मिश्रण V बराबर 0 अर्थात विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। जबकि अनादर्श विलयन की यदि बात करें तो इन विलयनों के बनने पर आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। डेल्टा मिश्रण V नॉट इक्वल टू 0 अर्थात विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से कम या अधिक होता है। यदि आदर्श विलयन के उदाहरणों की बात करें तो बेंजीन व टोलुइन आदर्श विलयन का उदाहरण है। एन हेक्सिन एन हेप्टेन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये सभी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। यदि अनादर्श विलयन के उदाहरण की बात करें तो एथेनॉल पानी कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन क्लोरोफॉर्म में एसीटोन क्लोरोफॉर्म में बेंजीन ये सभी अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। आदर्श विलयन का वक्र कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है जिसके अंतर्गत यदि हम विलयन के वाष्प दाब और मूल अंश के विलयन में उपस्थित अवयव के मूल अंश के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्राफ हमको प्राप्त होता है। अनादर्श विलयन के प्रकार की बात करें तो अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं और यह आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। यदि बात करें धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तो इन विलयनों का वाष्प दाब व प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है अर्थात पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। इसी प्रकार पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। दूसरी तरफ बात करें राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों की तो इन विलयनों का वाष्प दाब व प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है अर्थात पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए। राउल्ट नियम से प्राप्त होता है ए घटक का आंशिक वाष्प था पी ए नॉट एक्स ए के बराबर, तो जो इसका घटक का जो वाष्प दाब है राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है। जबकि पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। यदि दूसरे अंतर की बात करें तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए इन विलयनों के लिए विलायक विलेय अर्थात ए बी आकर्षण इज लेस देन विलायक ए एवं विलेय बी बी आकर्षण अर्थात विलायक व विलेय कणों के बीच में आकर्षण विलायक और विलेय कणों के बीच आकर्षण से कम होता है। जबकि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों की बात करें तो इन विलयनों के लिए विलायक विलेय ए बी आकर्षण इज ग्रेटर देन विलायक ए व विलेय
बी भी आकर्षण, अर्थात इन विलयनों के लिए ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए विलायक विलेय के बीच में आकर्षण विलायक विलायक और विलेय विलेय कणों के बीच में आकर्षण से अधिक होता है। यदि तीसरे अंतर की बात करें तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन जो होते हैं, तीसरे अंतर की बात करें तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, इन विलयनों के लिए डेल्टा मिश्रण H पॉजिटिव होता है, अर्थात विलयन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। जबकि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए, इन विलयनों के लिए डेल्टा मिश्रण H नेगेटिव होता है, अर्थात विलयन बनाने की प्रक्रिया के दौरान, अर्थात विलेय विलायक के मिलने की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। चौथे अंतर की बात करें तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन अवयव के आयतन के योग से अधिक होता है, अर्थात विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होता है। डेल्टा मिश्रण V बराबर पॉजिटिव होता है। जबकि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों की बात करें तो इन विलयनों का आयतन अवयवों के आयतन के योग से कम होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण V नेगेटिव होता है, अर्थात विलयन का जो आयतन होता है वो इनसे बने विलेय और विलायक के आयतन के योग से कम होता है। यदि उदाहरण की बात करें तो एथेनॉल व एसीटोन, बिल्कुल एथेनॉल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण प्रगाढ़ रूप से एक दूसरे से अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक महसूस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एसीटोन मिलाने पर एसीटोन ने एथेनॉल अणु के बीच में कबाब में हड्डी का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप एथेनॉल अणु के मध्य में आकर्षण कम हो जाता है। परिणामस्वरूप इनका जो वाष्प दाब प्राप्त होगा वो राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण कम हो गया तो आसानी से वाष्पित होंगे। इसी प्रकार एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का उदाहरण, राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शाता है उसका उदाहरण है। यदि इसके मध्य में ग्राफ ड्रॉ करें तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन जो इनकी आदर्श स्थिति है उससे सामान्यतः भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। इसमें जो P टोटल है अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। दूसरी तरफ ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का उदाहरण की बात करें तो फिनॉल व एनिलीन, यानी कि अवयविक अणुओं के बीच में आपस में मिलने के बाद आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण और ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, दोस्ती मजबूत होती है, तो इस तरह के विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म व एसीटोन विलयन बनाने की प्रक्रिया के दौरान अंतराण्विक आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप इस तरह के विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका ग्राफ इस तरह का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात करें तो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, अर्थात इनका द्रव अवस्था के अंदर विलयन अवस्था में जो संगठन होगा वाष्प अवस्था में भी वही संगठन होगा और ये एक नियत ताप पर उबलते हैं। ऐसे विलयनों में से घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नियत ताप पर ये दोनों घटक या जितने भी घटक होते हैं एक साथ उबलते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। यह विलयन राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके उदाहरण एथेनॉल 95% व जल 5% का मिश्रण न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। यदि अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात करें तो यह विलयन राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इसका उदाहरण आपको याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल का 68% व जल का 32% का मिश्रण, यह अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, हेनरी नियम लिखिए। हेनरी नियम के अकॉर्डिंग किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में उस गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती x या P बराबर KHX, जहाँ KH हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हेनरी स्थिरांक किन कारकों पर निर्भर करता है। यदि हेनरी स्थिरांक की निर्भरता की बात करें तो हेनरी स्थिरांक ताप,
गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। P बराबर KHX, ये हेनरी नियम का गणितीय प्रारूप है। दिए गए दाब अर्थात दाब का मान कांस्टेंट कर दिया जाए तो हेनरी स्थिरांक KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। जैसा कि इस इक्वेशन से स्पष्ट भी हो रहा है, P बराबर KHX होता है। यदि P कांस्टेंट कर दिया, P स्थिर दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, X का मान अर्थात विलयन में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। उदाहरण, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों के लिए ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है एवं इन गैसों की विलेयता कम होती है, क्योंकि हेनरी नियतांक का मान ताप के साथ साथ बढ़ता है, इसलिए गैसों की विलेयता विलयन में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है। क्योंकि जलीय जीव श्वसन क्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, लेकिन जब जल का ताप बढ़ जाता है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनको श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, बैंड अवस्था क्या है? यदि बैंड अवस्था की बात करें तो गहरे समुद्र में हेनरी नियम के अनुप्रयोगों में सेकंड अनुप्रयोग हमने देखा था। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों के रक्त में उच्च बाहरी दाब के कारण श्वसन गैस घुल जाती है। सतह की ओर आने पर दाब कम होने के कारण ये घुली हुई गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और यह केशिकाओं में रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, जिन्हें बैंड्स कहते हैं, और ये पीड़ादायक एवं जानलेवा होते हैं। इससे बचाव के लिए गोताखोर हीलियम से तनुकृत की गई ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों का श्वसन हेतु इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यदि ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव को देखें तो ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। विलयन बनने की प्रक्रिया एक गतिक साम्य होती है, अतः लसातल्य के नियम के अनुसार यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अर्थात डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी तथा ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यदि 6 की बात करें तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग किसी विलयन की प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यह आपको याद रखना है, P समानुपाती X। क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? दो द्रव किस स्थिति में आदर्श विलयन बनाते हैं? यदि आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? डेल्टा मिश्रण H बराबर 0, अर्थात मिश्रण बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अतः अवयव को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। यदि दूसरी शर्त की बात करें तो डेल्टा मिश्रण V बराबर 0, अर्थात आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, अतः विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। तीसरी शर्त की यदि बात करें तो घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात PA बराबर PA नॉट XA तथा PB बराबर PB नॉट XB। चौथी शर्त की यदि बात करें तो AB आकर्षण अर्थात विलेय और विलायक के बीच में आकर्षण विलायक विलायक AA विलेय विलेय BB के आकर्षण के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आइए देखते हैं। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी? N2 का आंशिक दाब 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 किलो बार या 76,480 बार है। तो आइए देखते हैं इसके हल की यदि बात करें
तो किसी गैस की विलेयता जलीय विलयन में उसके मूल अंश से संबंधित होती है हेनरी नियम के अनुसार। हेनरी नियम इस बात को कहता है P बराबर, ये हमने पढ़ा है, KH(x), अर्थात जलीय विलयन में गैस का मूल अंश उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो N2 गैस का मूल अंश XN2 बराबर P नाइट्रोजन अपॉन KH, अर्थात उसका आंशिक दाब बटे हेनरी स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। P नाइट्रोजन 0.87 बार 987 बार है, 0.987 बार बटे हेनरी नियतांक 76,480 बार। इन दोनों का अनुपात सॉल्व करते हैं तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ विलयन में नाइट्रोजन का मूल अंश हमको प्राप्त होता है। 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं। यदि हम इसको निकालें, 1 लीटर जल लगभग 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसको मोल में चेंज करें तो इसके मोलर द्रव्यमान, जल के मोलर द्रव्यमान जो कि 18 होता है, उसका भाग देना पड़ेगा। तो 1 लीटर जल में जल के मोल बराबर जल के मोल 55.5 हमको प्राप्त होते हैं। माना कि विलयन में N2 के मोलों की संख्या n है, तो नाइट्रोजन का मूल अंश बराबर नाइट्रोजन के मोल बटे कुल मोल, n मोल प्लस 55.5 जो जल के मोल है, इनके अनुपात के बराबर होता है। चूँकि नाइट्रोजन के मोल n इज वेरी वेरी लेस देन जल के मोल 55.5 से बहुत कम होते हैं, अतः जोड़ और घटाव में इसको हटा सकते हैं। अतः XN2 बराबर नाइट्रोजन के मोल n अपॉन कुल मोल, जिसको 55.5 हम मान सकते हैं। इसका अनुपात आता है 1.29 इंटू 10⁻⁻, ये बराबर है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर। इस प्रकार नाइट्रोजन के मोल स्मॉल n बराबर 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 मोल जो जल के मोल हैं। तो नाइट्रोजन के मोल 71.595 इंटू 10⁻⁻5 मोल, या नाइट्रोजन के मोल n बराबर 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल, जिसको मिली मोल में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाइट्रोजन के मोल स्मॉल n बराबर 0.716 मिलीमोल हमको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये भी अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। मोललता से अभिप्राय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। इसके हल की बात करें तो 0.195 मोल प्रति किलोग्राम से तात्पर्य, मोलल से तात्पर्य 0.195 मोल H2S 1000 ग्राम पानी में घुली हुई है। H2S के मोल की बात करें तो NH2S बराबर कितने हो गए, 1 किलोग्राम पानी में 0.195 मोल। जल के मोल की यदि बात करें तो 1 किलोग्राम में जल के मोल, जल के ग्राम में मात्रा 1000 बटे जल का मोलर द्रव्यमान 18 जो 55.5 मोल हमको प्राप्त होता है। यदि H2S के मोल अंश की बात करें तो H2S के मोल बटे कुल मोल, जो कि H2S के मोल प्लस जल के मोल के H2S के मोल और H2S प्लस जल के मोल के अनुपात के बराबर होता है, बराबर 0.195 बटे 0.195 प्लस 55.5 के अनुपात बराबर 0.0035 या 3.5 इंटू 10⁻³ जो विलयन में H2S के मोल अंश है। हेनरी स्थिरांक हम जानते हैं, हेनरी नियम के अकॉर्डिंग P बराबर KHX होता है। तो यहाँ से KH बराबर P बटे X, अर्थात और X H2S है, H2S का मूल अंश है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो KH बराबर P का मान 1 बार है जो STP पर 1 बार होता है, बटे H2S का मूल अंश जो हमको 0.0035 प्राप्त हुआ था। इससे यदि डिवाइड करें तो हेनरी स्थिरांक आता है 285.7 बार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव A व B के वाष्प दाब क्रम से 450 एवं 750 mm Hg, यदि कुल वाष्प दाब 600 mm Hg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं।
मिश्रण का कुल वाष्प दाब, डाल्टन नियम के अकॉर्डिंग कुल वाष्प दाब घटकों की आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर, पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब राउट नियम से प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब की बात करें तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है, जहाँ पी ए नॉट शुद्ध अवस्था में घटक ए का आंशिक वाष्प दाब और एक्स ए उसका मूल अंश है। इसी प्रकार पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, जहाँ पी बी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब और पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब है और एक्स बी घटक बी का मूल अंश है। अतः इन मानों को हम पी टोटल में रखते हैं, पी कुल बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी कुल सवाल में दिया 600 mmHg और पी ए नॉट बराबर 450 mmHg, पी बी नॉट 750 mmHg, तो पी कुल बराबर 450 इंटू एक्स ए प्लस 700 इंटू एक्स बी। तो पी टोटल सवाल में दिया 600 mmHg बराबर 450 इंटू एक्स ए प्लस 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए, चूँकि एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए होता है। विलयन में दोनों अवयवों के मूल अंशों का योग, जितने भी अवयव हैं उनके मूल अंशों का योग एक होता है। यदि घटक दो ही हैं, एक का एक्स भी है तो दूसरे का 1 माइनस एक्स ए होगा, एक का एक्स ए है तो दूसरे का 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो 600 बराबर 450 इंटू एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 इंटू एक्स ए, पक्षांतरण करते हैं तो 250 एक्स ए बराबर 100, तो एक्स ए घटक ए का मूल अंश बराबर 100 बटे 250 बराबर 0.4 इसका मूल अंश होगा, ए घटक का मूल अंश होगा। क्योंकि विलयन में दोनों घटकों के मूल अंशों का योग एक होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, अतः एक्स बी बराबर एक घटक का मूल अंश 0.4, एक घटक का मूल अंश 0.4 प्राप्त हुआ, तो बी घटक का मूल अंश 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6 हमको प्राप्त होगा। ये विलयन में घटक ए और बी के मूल अंश है। द्रव मिश्रण के संगठन की यदि बात करें तो एक्स ए कितना आ गया 0.4 और एक्स बी कितना आ गया 0.6। अब वाष्प अवस्था की बात करते हैं तो वाष्प अवस्था में डाल्टन के नियम से पी ए बराबर वाई ए इंटू पी टोटल पी कुल, या वाई ए बराबर पी ए बटे पी कुल, और पी ए राउट नियम से पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए बटे पी टोटल। ये वाष्प अवस्था में घटक ए का संगठन है। इन मानों को रखते हैं तो 450 इंटू इसका मूलांश द्रव प्रावस्था में 0.4 है बटे 600, तो घटक ए का वाष्प अवस्था में मूलांश 0.3 प्राप्त होता है। अब दो घटक हैं वाष्प अवस्था में भी, दो घटक ए और बी, एक घटक का मूलांश 0.3 है तो दूसरे घटक का मूलांश वाई बी बराबर 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस वाई ए का मान 0.3 है बराबर प्राप्त होता है 0.7। अतः वाष्प अवस्था में मिश्रण का संगठन वाई ए बराबर 0.3 और वाई बी बराबर 0.7। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।